साल 2018 अगस्त के महीने में एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हिला कर रख दिया। डिजिटल डकैती हुई है और पूरे दुनिया भर के बैंक्स को मजबूर कर दिया अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करने में। सरकार को इस बात का अंदेशा तभी हो गया था। वो दिन एक ऐसा दिन बना जिसे शायद ही कभी इंडियन बैंकिंग सिस्टम भुला पाएगी। हैकर्स फिल्मी स्टाइल में बैंक से 94 करोड़ रुपए ले उड़े। 2 घंटे 13 मिनट में 94 करोड़ रुपए गायब हो गए 112 साल पुराने एक बैंक से, और किसी को पता तक नहीं चला अगले 2 दिनों तक। एक ऐसी चोरी जिसके पीछे शायद नॉर्थ कोरिया था। Most of the transactions in fact were transferred outside the country. एक ऐसी चोरी जिसे ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। 3-4 और जगहों की लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी निकल सकती है। ना कोई गोली चली, ना कोई शोर शराबा हुआ, और ना ही कोई सबूत था, ना कोई गवाह। पुलिस के लिए एक ऐसा पजल जिसे सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। Many more people are involved. Who are these people? क्योंकि चोर कभी बैंक के अंदर आ ही नहीं, इसलिए पुलिस के पास कोई सबूत था ही नहीं। काफी कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। हाथ लगता है तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम, सईद सुमेर शेख। $1.9 बिलियन की रेवेन्यू, 79,000 शेयर होल्डर्स और 7 स्टेट्स में 140 ब्रांचेज वाली इस बैंक की शुरुआत आज से 118 साल पहले 1906 में पुणे शहर में, और ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक था। इस बैंक का मेन फोकस था स्मॉल स्केल बिजनेस और फार्मर्स को इजी और अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक था जिसने सीबीएस को इम्प्लीमेंट किया था। सिंडिकेट बैंक इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर और आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिसने सीबीएस को इम्प्लीमेंट किया था। सीबीएस आज के टाइम पर लगभग हर बैंक में यूज होती है। सीबीएस ही वो कारण है जिसके कारण आज बैंकिंग सेक्टर इतनी स्मूथली काम कर पा रहा है और हम लोग नेट बैंकिंग जैसी चीजों को यूज कर पाते हैं। और हैकर्स ने इसी सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम को अपना टारगेट बनाया और सक्सेसफुल रहे इसे एक्सप्लॉइट करने में, जिसके कारण उन लोगों ने इतनी बड़ी चोरी की और किसी को पता भी नहीं चलता है अगले 2 दिनों तक। सीबीएस क्या है और हैकर्स ने इसे कैसे हैक किया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि हैकर्स ने सीबीएस को हैक कर लिया था, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल रहे 94 करोड़ रुपए चुराने में, और अगले 2 दिनों तक किसी को पता तक नहीं चलता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर शनि भगवान आपसे नाराज हो तो सैटरडे का दिन आपके लिए काल बनकर आता है। अब कॉस्मोस बैंक वालों के लिए शनि भगवान तो नहीं आते हैं, लेकिन एक कॉल जरूर आता है। सैटरडे शाम 5 बजे बैंक के एक एम्प्लॉय के पास एक कॉल आता है। कॉल बैंक के एक कस्टमर की तरफ से था। कस्टमर का कहना था, मेरे बैंक में जितने पैसे हैं बैलेंस उससे ज्यादा शो कर रहा है। मतलब अकाउंट में उसके जितने पैसे थे उससे कहीं ज्यादा बैलेंस उसे शो हो रहा था। एम्प्लॉय कस्टमर की बात सुनकर उसके अकाउंट नंबर का डिटेल लेकर जब उसका अकाउंट चेक करता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता है उसके साइड पर, और वो कस्टमर से कहता है कि हमारे साइड पर सब कुछ ठीक है सर, आपके साइड पर शायद कोई ग्लिच होगा या एटीएम मशीन में कोई प्रॉब्लम होगा, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी बैंक के एम्प्लॉयज के पास और भी ढेर सारे कॉल आते हैं। सारे कॉल पर सवाल बस एक ही था, आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन क्योंकि बैंक के एम्प्लॉयज के साइड पर सब कुछ सही था, वो लोगों से कह देते हैं कि नहीं, हमारे सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। हो सकता है आपके साइड पे कोई ग्लिच होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, या फिर कुछ सर्वर इशू होगा आपके साइड पर जो कि सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर बैंक के एम्प्लॉयज इन सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे और अगले दिन संडे था, तो सभी को घर जाने की जल्दी थी और बैंक के एम्प्लॉयज ने इन सभी चीजों को इग्नोर कर दिया, और यही इग्नोरेंस उनकी सबसे बड़ी गलती बनती है। हैकर्स ने जानबूझकर शाम का वक्त और सैटरडे का दिन चुना था। उन्हें पता था कि अगर छोटे मोटे कुछ इशू आएंगे, कोई कंप्लेन भी करेगा, और क्योंकि बैंक के साइड सब कुछ सही दिखेगा तो एम्प्लॉयज उसे इग्नोर कर देंगे, कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, और वो लोग सक्सेसफुल रहेंगे इस चोरी को सही से करने में। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हैकर्स ने 80 करोड़ रुपए एटीएम विड्रॉल से निकाल लिए, वो भी सिर्फ 2 घंटे और 13 मिनट में। पूरी दुनिया भर में 28 देशों से 12,000 ट्रांजैक्शन हुए वीजा कार्ड का यूज करके, जिसका यूज करके उन्होंने 78 करोड़ रुपए निकाले।
2849 ट्रांजैक्शन हुए इंडिया में रुपए कार्ड का यूज करके, जिसका यूज करके उन्होंने लगभग 2 करोड़ के आसपास पैसे निकाले। और सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन हुए इंडिया में वो हुए मुंबई, अजमेर, कोल्हापुर, जयपुर और दिल्ली जैसे शहरों से। और जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ वो हुआ था कनाडा में। और ये जो सारे कार्ड्स थे वो क्लोन कार्ड्स थे, यानी ये असली कार्ड्स नहीं थे। ये सारे कार्ड्स असली कार्ड की डिटेल्स को चुरा कर उससे बनाए गए नकली कार्ड थे। और सबसे मजे की बात यह है कि बैंक वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है अगले 2 दिनों तक। अगले 2 दिनों बाद भी उन्हें पता नहीं चलता अगर स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल नहीं आता। स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज होती है। और स्विफ्ट की तरफ से नोटिफिकेशन इसलिए आता है क्योंकि हैकर्स ने स्विफ्ट का यूज करके हांगकांग के एक बैंक में लगभग 13 करोड़ 92 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। और इस तरह इंडियन बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई के लिए एक ऐसा दिन आता है जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। 11 अगस्त 2018। इस दिन के लिए हैकर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और वेट भी। चोरी भले ही 11 और 13 अगस्त को हुई, बट इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो गई थी जब हैकर्स ने बैंक के सर्वर में अपना एक मैलवेयर इंस्टॉल किया था। मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने स्पेयर फिशिंग का यूज किया था। बैंक के ही किसी एक एम्प्लॉय को उन्होंने किसी तरीके से मैनिपुलेट करके उसे एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज के उसकी किसी भी कमी को पकड़कर उसका सॉल्यूशन देके या कैसे भी बैंक के एम्प्लॉय को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और उससे मैलवेयर इंस्टॉल करवा लिया उसके बैंक के लैपटॉप या डेस्कटॉप में। और वहां से वो मैलवेयर पूरे सर्वर में घुस गया और वो एम्प्लॉय का डिवाइस बना पेशेंट जीरो डिवाइस। साइबर सिक्योरिटी की भाषा में ऐसे डिवाइसेस जो एंट्री पॉइंट बनते हैं किसी भी मैलवेयर या वायरस का, उसे हम लोग पेशेंट जीरो डिवाइस कहते हैं। और ये पेशेंट जीरो डिवाइस कभी पकड़ा भी नहीं गया क्योंकि इतने सारे सिस्टम्स थे तो किसी को कभी पता ही नहीं चला कि मैलवेयर एक्चुअल में पहली बार कहां से एंट्री लिया था। इसके बाद हैकर्स का जो मैलवेयर था वो कुछ नहीं करता है, महीनों तक बैंक के सर्वर में जाकर चुपचाप बैठा रहता है। हैकर्स सब कुछ टारगेट कर रहे होते हैं और सारा डाटा चुरा रहे होते हैं। डाटा कलेक्ट करने के अलावा वो लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे वो लोग पकड़े जाएं या किसी को डाउट हो। जब वो लोग ढेर सारा डाटा चुरा लेते हैं तो फिर उस डाटा का यूज करके वो लोग बनाते हैं लगभग 500 क्लोन्ड डेबिट कार्ड्स। यानी उन्होंने डायरेक्ट सर्वर से डेबिट कार्ड के डिटेल चुराए और उसे क्लोन किया और इसी क्लोन कार्ड्स का यूज करके उन्होंने पूरी दुनिया भर में ट्रांजैक्शन किया था। 500 के लगभग क्लोन डेबिट कार्ड्स तो बन गए थे, बट इतने सारे कार्ड से अकेले ये लोग पूरी दुनिया भर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। यहाँ पर उन्होंने शुरू किया मनी म्यूल्स खोजना। मनी म्यूल्स यानी वो लोग जो कि एटीएम जाएंगे, इस कार्ड को लेकर वहां से पैसे निकालेंगे और अपने बॉस को ये पैसे दे देंगे और बदले में उन्हें कुछ कमीशन मिलेगा। ये सारे मेनली गरीब और डेली वेज वर्कर्स, लेबरर्स, रिक्शा पुलर या इसी टाइप के लोग थे। थोड़े कम पढ़े लिखे नहीं, थोड़े कम समझदार लोग, क्योंकि पिछले केस स्टडी में हमने देखा था कि पढ़े लिखे लोगों ने क्या कारनामे किए। इसके अलावा दुनिया भर में और भी बहुत सारे कारनामे हैं जो पढ़े लिखे लोगों ने किया है, इसलिए कम पढ़े लिखे नहीं, कम समझदार लोग बोलेंगे, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी भी इन चीजों के लिए हाँ नहीं करेगा। बट इन लोगों ने कुछ पैसों के लिए हाँ कर दिया, इस बात से बिल्कुल खबर कि जाने अनजाने ये लोग कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं और आगे जाकर इनके साथ क्या हो सकता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस बात का इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इन्हें पता था तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम, सईद सुमेर यूसुफ शेख, इनका बॉस। सईद सुमेर शेख ने ही इंडिया में सारे मनी म्यूल्स को लगभग सेट किया था। ऐसा करने में उसे 7 से 8 महीने लगे थे। इंडिया के बाहर मनी म्यूल्स सईद ने ही सेट किए थे या फिर किसी और ने, इसका कोई प्रॉपर डाटा नहीं है, बट किसी ने तो किए थे। और फिर फाइनली आता है वो दिन जिसके लिए इन लोगों ने ये सारी तैयारी की थी, 11 अगस्त 2018। हैकर सबसे पहले सीबीएस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सीबीएस ही वो सिस्टम है जो कि सारे बैंकिंग ऑपरेशंस का डाटा रिकॉर्ड करता है और डाटाबेस पे फीड करता है। यानी सीबीएस बैंक और डाटाबेस के बीच की एक कड़ी है। बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन होता है या एटीएम का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सीबीएस कैच करता है और डाटाबेस में जाकर रख देता है। अगर सीबीएस ना हो तो डाटाबेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा और इसीलिए हैकर्स ने सीबीएस को डिस्कनेक्ट किया था। और यही कारण है कि बैंक वालों को कुछ पता नहीं चला, कोई सबूत भी नहीं रहा, क्योंकि सीबीएस ही डिस्कनेक्ट था तो कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। इसके अलावा भी उन्होंने एक प्रॉक्सी एटीएम स्विच बना रखी थी। एटीएम स्विच जो है वो एक मेडिएटर की तरह काम करता है एटीएम मशीन और सीबीएस के बीच। जब भी कोई यूजर ट्रांजैक्शन करने के लिए एटीएम में जाता है और वहां एटीएम मशीन में अपना
कार्ड इंसर्ट करता है, उसके बाद पिन डालता है और उसके बाद वो अमाउंट डालता है जितना उसे विड्रॉ करना है, तो ये सारा जो डेटा है, इसके अलावा और भी डेटा लाइक कार्ड का डिटेल्स है, वो अकाउंट नंबर फेच करने की कोशिश करता है। उसके अलावा वो चेक करता है कार्ड का टाइप, कहीं कार्ड हॉट, कोल्ड या वार्म तो नहीं। वो सब कुछ कैप्चर करने के बाद एज अ रिक्वेस्ट वो सीबीएस के पास भेजता है। उसके बाद सीबीएस जो भी डेटा एटीएम स्विच के पास से आया है उसको क्रॉस वेरीफाई करता है कि जो कार्ड का डिटेल है और जो पिन है वो दोनों सही है कि नहीं। बैंक के डेटाबेस का यूज करके वो ये सब कुछ करता है। उसके बाद वो ये चेक करता है कि जितना अमाउंट यूजर ने रिक्वेस्ट डाला है विड्रॉ के लिए उतना पैसा उसके बैंक में है भी या फिर नहीं। और अगर पिन, बैलेंस सब कुछ सही रहता है तो फिर सीबीएस एटीएम स्विच के पास अप्रूवल भेज देता है, एटीएम स्विच एटीएम के पास अप्रूवल भेज देता है और एटीएम से आपके पैसे निकल जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। हैकर्स ने यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने एक प्रॉक्सी एटीएम स्विच बना डाली, यानी कि एक नकली, एक फेक एटीएम स्विच बना दी और जितने भी एटीएम ट्रांजैक्शन हुए वो सारे को उस नकली वाले एटीएम स्विच को जो उन्होंने बनाया था उस पे डाइवर्ट कर दिया। और ऐसा करना हैकर्स के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बैंक के नेटवर्क और सर्वर में घुसे हुए थे, तो डीएनएस सर्वर में और राउटिंग टेबल में कुछ चेंजेस करके ऐसा किया जा सकता था। और यहाँ से शुरू होती है असली चोरी। 28 देशों में 450 से भी ज्यादा कार्ड्स का यूज कर होते हैं 14,849 ट्रांजैक्शन, जिसमें से 80 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए जाते हैं। और एक भी एटीएम ट्रांजैक्शन का डेटा बैंक वालों के पास नहीं मिलता क्योंकि सीबीएस डिस्कनेक्टेड था। और हैकर्स यहाँ पर भी नहीं रुकते। 13 अगस्त को वो लोग फिर से पैसे चोरी करते हैं और इस बार स्विफ्ट का यूज करके 14 करोड़ रुपए हांगकांग के एक बैंक में भेज देते हैं। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये बेसिकली एक मैसेजिंग सर्विस है बैंक्स के बीच। इसे आप बैंकों का इंस्टाग्राम कह सकते हो, और नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम डाटा चुरा लेता है, इसे आप बैंकों का टेलीग्राम कह सकते हो। हालांकि इसे सिर्फ बैंक ही नहीं और भी कई बड़ी बड़ी कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं और हर किसी का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। इसे आप यूजर आईडी की तरह समझ सकते हो, ये यूनिक होता है हर किसी के लिए। अगर आप में से किसी ने भी गूगल एडसेंस का यूज करके पैसे कमाए हैं, यानी कि यूट्यूब के थ्रू या वेबसाइट होस्ट करके पैसे कमाए हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर स्विफ्ट कोड मांगता है। ये वही वाला स्विफ्ट कोड है। होता क्या है कि गूगल को जितने भी पैसे भेजने होते हैं तो वो डायरेक्टली आपके बैंक में नहीं भेजता है। गूगल आपका अकाउंट का डिटेल स्विफ्ट कोड के साथ और जितना अमाउंट उसको भेजना है वो सारा कुछ भेजता है स्विफ्ट के पास। फिर स्विफ्ट कोड का यूज करके आपके बैंक को कांटेक्ट करती है और उसको कहती है कि इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है। और उसके बाद गूगल के बैंक से वहां से डॉलर्स में पैसे आते हैं आपके बैंक तक और वहां से फिर INR में जो करंट कन्वर्जन रेट होता है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। सेम यही काम किया हैकर्स ने। हैकर्स ने 14 करोड़ रुपए हांगकांग के किसी हैंग सेंग बैंक में ALM ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक अकाउंट में भेज दिए स्विफ्ट का यूज करके। और क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल और बड़ा ट्रांजैक्शन था, स्विफ्ट वालों का ध्यान इसकी तरफ चला गया और स्विफ्ट वालों ने तुरंत नोटिफाई किया कॉस्मोस बैंक वालों को। और उसके बाद कॉस्मोस बैंक वालों को पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। और उस समय तक उन्हें पता था कि सिर्फ 14 करोड़ का हुआ है, टू बी एग्जैक्ट 13 करोड़ 92 लाख का हुआ है। बट वो लोग फिर जब रिसर्च करना शुरू करते हैं, वो लोग जब छानबीन शुरू करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बैंक से सिर्फ 14 करोड़ नहीं गायब है, बैंक से गायब है पूरे 94 करोड़ रुपए। लेकिन ये 94 करोड़ कहाँ गए उन्हें कुछ नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि एटीएम ट्रांजैक्शन का एक भी रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन फिर भी थोड़ी मेहनत के बाद शायद उन्हें पता चलता है और इसीलिए वो लोग सबसे पहले एटीएम ट्रांजैक्शन और स्विफ्ट ट्रांजैक्शन को बंद कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन 14 अगस्त 2018 को पुणे में चतुर्श्रृंगी के पुलिस स्टेशन में जाकर एक FIR रिपोर्ट कराते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उस FIR के बाद 7 लोगों की एक SIT बनती है जिसे लीड करती है IPS ज्योति प्रिया और फिर शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। SIT सबसे पहले बैंक वालों के साथ मीटिंग करती है, सभी चीजों को समझती है और उसके बाद अपने काम पर लग जाती है। 9 लाख मोबाइल कॉल्स, हजारों एटीएम ट्रांजैक्शंस, आसपास के लोगों से पूछताछ और घंटों की CCTV फुटेजेस देखने के बाद फाइनली पुलिस को सितंबर 2018 में
उनका पहला ब्रेक थ्रू मिलता है जब वो लोग थाने डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले फहीम महफूज शेख और फहीम अजीम खान को अरेस्ट करते हैं। पुलिस इन दोनों के साथ साथ और इनके साथियों को भी अरेस्ट करती है। इन्हें कोल्हापुर एटीएम के सीसीटीवी फुटेजेस के बेसिस पर अरेस्ट किया जाता है, जहां से इन्होंने 89 कार्ड्स का यूज करके लगभग 90 लाख रुपीस विड्रॉ किए थे। अरेस्ट के बाद पुलिस इनसे अपने तरीकों से और भी इंफॉर्मेशन निकलवाती है और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके और 16 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इन सभी लोगों को अरेस्ट करने के बाद पुलिस येरवाड़ा जेल में रखती है और फिर 1700 पेज की एक चार्जशीट फाइल करती है 9 लोगों के खिलाफ। बाकी बचे हुए 9 लोगों के खिलाफ दिसंबर 2018 में 2 और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है और फिर 15 अप्रैल 2023 कुडोस टू आवर इंडियन जुडिशरी सिस्टम 5 साल बाद 11 लोगों को सजा होती है, जिनमें से 7 लोगों को 4 साल 7 महीने की, 2 को 4 साल की और बचे हुए 2 को 3 साल की। हालांकि इनमें से एक भी मेन कल्प्रिट नहीं था। ये सारे लोग बस मनी म्यूज थे। इनका काम था पैसे निकालकर अपने बॉस को देना। इनका बॉस यानी सईद सुमैर शेख। सईद का नाम भी इन्हीं लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला था और पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इन सबसे पूछताछ के दौरान एक और चीज पता चलती है, वो ये कि सईद अकेला नहीं है, इसके अलावा 3 और लोग थे। टोटल हुए 4, जिसमें से 3 आइडेंटिफाइड थे, सईद सुमैर शेख, अब्दुल भाई और कुणाल शुक्ला। एक जो अनआइडेंटिफाइड था, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग उसका नाम था नासिर उस्मान गनी अंसारी और अभी प्रोबेबली ये चारों लोग दुबई में अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। आज तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। हालांकि पुणे पुलिस ने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट डाली है कि एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के अंदर इन सभी को वापस इंडिया लाया जाए और सजा दी जाए। इंटरपोल ने भी इन चारों के खिलाफ 18 अगस्त 2020 को एक आरसीएन इशू किया था। आरसीएन यानी रेड कॉर्नर नोटिस। ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट होता है बाहर की सभी एजेंसीज को कि जिस पर्सन के भी खिलाफ आरसीएन इशू हुआ है वो बाहर की एजेंसीज भी हेल्प करें उस इंसान को पकड़ने में। बट इन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि इन सभी लोगों के खिलाफ कोई प्रॉपर सबूत था ही नहीं। इन लोगों ने चोरी इतनी सफाई से की थी और इतना दिमाग लगा के किया था कि कोई प्रॉपर सबूत था ही नहीं। आज भी वो चारों लोग मजे से अपनी लाइफ जी रहे हैं और शायद ही अब कभी वो पकड़े जाएंगे। इसके अलावा इस केस में एक और एंगल है और वो ये है कि इस सारी चोरी के पीछे नॉर्थ कोरिया का हाथ था। सारी फंडिंग और प्लानिंग भी वहीं से हुई थी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, रिपोर्ट्स, इवन पुणे पुलिस का भी ये मानना था कि शायद इसके पीछे नॉर्थ कोरिया है। लेकिन क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था, तो ये बस एक थ्योरी बनकर रही। ये थ्योरी इसलिए बनती है क्योंकि कॉस्मोस बैंक के जैसा ही एक सिमिलर अटैक हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ था, जहां पर हैकर्स ने बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से लगभग $81 मिलियन चुरा लिए थे। वहां पर भी पैटर्न बिल्कुल सेम था। पहले सर्वर में एक मालवेयर आया, उसके बाद कार्ड्स की क्लोनिंग हुई और उसके बाद पैसे गायब हो गए। और इन सब के पीछे कहा जाता है कि लेजेरियस ग्रुप का हाथ था। लेजेरियस ग्रुप ने इसके पहले भी और कई अटैक किए थे, जैसे 2017 का वानाक्राई रैंसमवेयर उसने ही बनाया था। 2014 में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के ऊपर भी एक अटैक हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म रिलीज की थी द इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने किम जोंग उन को क्रिटिसाइज किया था। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने सोनी नेटवर्क को हैक किया और उन्हें बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। और लेजेरियस ग्रुप का पुराना रिकॉर्ड रहा है ढेर सारे अलग अलग देश में अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैक्स को परफॉर्म करने का, वहां से पैसे चुराने का, ताकि उस पैसे से वो लोग नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को हेल्प कर सके। गवर्नमेंट की हेल्प इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लेजेरियस ग्रुप की फंडिंग नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट खुद करती है। कहा जाता है कि लेजेरियस ग्रुप वहां के ही मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी का एक हिस्सा है, जिसका काम है अपने देश पर होने वाले अटैक्स को बचाना, उनसे बचना और बाकी जगह अलग अलग तरीके के अटैक्स को परफॉर्म करके वहां से पैसे चुरा लेना। और इन्हीं सब कारणों की वजह से पुणे पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में एक बार ये भी कहा था कि अगर हमें इस केस को अच्छे से जड़ तक जाके सॉल्व करना है और कल्प्रिट को पकड़ना है, तो हमें जरूरत होगी हेल्प की बाकी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज की और खासकर FBI की। FBI इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में हम लोग से वो लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। इसके अलावा एक रीजन ये था कि FBI ऐसे कई केसेस पास्ट में सॉल्व कर चुकी है। इसके अलावा एक और मेन रीजन था, वो ये था कि FBI ने 2020 में गालिब अल उमैरी नाम के एक इंसान को अरेस्ट किया था, जिसके पास की कनाडा और USA का डुअल सिटीजनशिप था। ये इंसान बेसिकली एक मनी लॉन्ड्रर था। ये दुनिया भर में अलग अलग तरीके के लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया करता था और ये नॉर्थ कोरिया के हैकर्स और क्रिमिनल्स के लिए भी
काम करता था, इनफैक्ट वहाँ के और कुछ बड़े लोगों के लिए भी ये काम किया करता था। तो इसीलिए एफबीआई एक बेटर ऑप्शन था, क्योंकि उन्होंने अल उमैरी को अरेस्ट किया था, बाद में वहाँ की कोर्ट ने उसे 11 साल की सजा भी सुनाई थी। तो शायद अल उमैरी के पास लेजेरियस ग्रुप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी, बट एफबीआई का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता है और वो केस वहीं पर खत्म हो जाता है। वो फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, असली कल्प्रिट जो है वो बाहर है। ले देकर इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, नुकसान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ बैंक का। और नॉर्थ कोरिया वाले एंगल का भी कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, इसलिए वो भी बस एक थ्योरी है जिसका कि कोई कंक्लूजन नहीं है। इस अटैक के बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम में और बाहर के कई सारे बैंकों में ढेर सारे सिक्योरिटी अपडेट्स हुए, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि वो लोगों की सिक्योरिटी ऑलरेडी अच्छी थी, इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे बैंकों की सिक्योरिटी अच्छी थी, अनलाइक कॉस्मोस बैंक। कॉस्मोस बैंक वाले चाहते तो इस अटैक को रोक सकते थे, इनकी लापरवाही की वजह से ये अटैक हुआ और इन्हें 94 करोड़ यानी 94 करोड़ का चूना लग गया। बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जो इन्होंने इग्नोर कर दी, जैसे कि पुराने एटीएम स्विच को यूज करना। नया एटीएम स्विच ये लोग अपडेट कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया। नॉर्मल बैंकिंग और ट्रांजैक्शन के लिए नेटवर्क और सर्वर को सेम रखना, ये दोनों अलग रखना था। अगर हैकर्स नॉर्मल बैंकिंग के सर्वर में आ भी जाते तो वो लोग एटीएम के और ट्रांजैक्शन वाले सर्वर में नहीं जा पाते, तो वहां से भी ये चोरी रोकी जा सकती थी। इसके अलावा एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम भी होना चाहिए था, जो कि एनोमलीज यानी कि अनयूजुअल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करके एक अलर्ट भेज सके। अब इतने सारे जगह से एक ही साथ इतने एटीएम ट्रांजैक्शन होना, वो भी फॉरेन कंट्री से, ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी है। तो अगर एक अलर्ट सिस्टम होता, मॉनिटर करता और अलर्ट भेज देता तो शायद इस चोरी को रोका जा सकता था। स्विफ्ट से पैसे जा सकते थे, बट 80 करोड़ रुपए फिर भी बचाए जा सकते थे। और इसके अलावा कुछ और वल्नरेबिलिटीज थी जो इन्होंने देख के भी इग्नोर कर दी कि चलो ठीक है, क्या ही होगा। और ये कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, हम इंडियंस में, हम लोग इग्नोर कर देते हैं चीजों को, जरूरी नहीं समझते हैं खासकर इन चीजों को, और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये लोग इतने सारे पैसे लूज कर गए। हालांकि बैंक ये क्लेम करती है कि इन्होंने 32 से 33 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं, बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इन्होंने आज तक सिर्फ 5 करोड़ 72 लाख यानी 5.72 करोड़ ही रिकवर किए हैं। वो भी वो पैसे थे जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन का यूज करके हांगकांग के एक बैंक में भेजे गए थे। तो जैसे इन्हें पता चला था कि ये इन्होंने नहीं किया, ये एक स्कैम है, एक चोरी है, तो तुरंत स्विफ्ट वालों ने और बैंक वालों ने हांगकांग की अथॉरिटीज से कांटेक्ट करके उस पैसे को सीज करा दिया था। और उसी की पहली इंस्टॉलमेंट थी 5 करोड़ 72 लाख। बाकी के पैसे शायद आज तक नहीं है। और इनका जो क्लेम है 32 से 33 करोड़ का, वो भी थोड़ा सा इलॉजिकल है। और अगर ये भी मान लिया जाए कि स्विफ्ट ट्रांजैक्शन से जो भी पैसे ट्रांसफर हुए थे वो सारे रिकवर हो गए, तो भी होते हैं 14 करोड़। इंडिया में कार्ड से जितने ट्रांजैक्शन हुए उनको भी अगर रिकवर कर लो तो होता है वो 2 करोड़। तो 14 + 2 यानी 16 करोड़। तो भी 32 से 33 करोड़ का क्लेम इलॉजिकल है। और जो बचे हुए 78 करोड़ हैं वो तो इंडिया से बाहर हुए थे। अब बाहर से जो हैकर्स ने चुराया या जो भी मनी म्यूल्स वहाँ होंगे, वो तो आपके पास देने आएंगे नहीं बैंक में कि सर ये हमने पैसे चुरा लिए थे, ये आप रख लो। और बाहर से अगर आपने पैसे रिकवर कर लिए तो जिन लोगों ने चुराए थे उनको भी ले आते। तो 32 से 33 करोड़ का जो क्लेम है वो कम्प्लीटली इलॉजिकल है। इन्होंने कितना रिकवर किया कितना नहीं वो तो नहीं पता, बट हाँ इन्हें लॉस बहुत सारा हुआ। 500 करोड़ लोगों ने एफडी से विड्रॉ कर लिए, 415 करोड़ सेविंग अकाउंट से निकाल लिए। हालांकि बैंक का कहना है कि जो कस्टमर्स हैं उनके पैसे सेफ है, बट ऐसी चीजों से लोगों का भरोसा उठ जाता है। और एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो दोबारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई इंसान हो। इसलिए लोगों ने सारे पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए। उसके बाद 3.72 करोड़ का कार्ड कमीशन इन्हें देना पड़ा वीजा वालों को, क्योंकि 12,000 ट्रांजैक्शन जो हुए थे वो वीजा कार्ड से ही हुए थे। इतने सारे जो पैसे इन्होंने लूज किए, पहले 94 करोड़, 5 आ भी गए तो भी 89 करोड़, उसके अलावा कार्ड कमीशन, फिर जो कस्टमर्स ने पैसे निकाले उससे नुकसान हुआ वो अलग। ये सारी चीजों को रोका जा सकता था अगर ये लोग थोड़ा सा सतर्क रहते और थोड़ा सा सावधान रहते। जो चीजें इन्होंने बाद में की वो अगर पहले कर लेते तो इनके सारे पैसे बच जाते। बट हमारे इंडिया में हम लोग ऐसे ही है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर हमारे यहाँ काम नहीं करता है। हम लोग पहले गलती करते हैं और फिर उससे सीखते हैं। चाणक्य ने कहा था कि अगर दूसरों की गलतियों से नहीं सीखोगे, अपनी गलती से सीखने चलोगे तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी गलतियों से सीखने के लिए। इसलिए बेटर है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि अगर हम खुद से थोड़ा सतर्क रहेंगे और अच्छे से रहेंगे तो 99% प्रॉब्लम, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, अपने आप हम 99% प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई सीरियस लेता नहीं है इन बातों को, खासकर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को, ना ही लोग ना ही गवर्नमेंट।
और इसी का नतीजा हुआ था कि आज से 8 साल पहले 2016 में 18 साल के एक लड़के ने IRCTC की वेबसाइट को हैक कर लिया था और कई सालों तक उसे अपनी उंगलियों पर नचाता रहा। उसके बाद उसने एक प्रॉपर टीम भी बनाई। वो और उसकी टीम करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और फिर भी सरकार चाह के भी उसे रोक नहीं पा रही थी। पर क्यों? ये जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए। और अगर आपको सोशल मीडिया हैकिंग के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देखो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।